हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्यता का आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज है संडे और आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने वाले हैं। सीरीज़ नंबर 9 है क्वेश्चन 50, जिसमें हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। और सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से इस सीरीज़ से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे ही जाने की संभावना है। वैसे क्या क्वेश्चन कब पूछ ले ये तो नहीं पता है, लेकिन पॉलिटी तो आपका जाना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना ही प्रैक्टिस करिए, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा और 2-3 बार देख लेंगे तो ये आपको एकदम रट जाएगा। नोट करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको देख लीजिए, आपके लिए उतना ही बहुत है। तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो हम लोग देख लेते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले लो बेटा ये तो तेरा हक है। इतनी मेहनत करिए कि आपके अगर किस्मत में भी जो जी कहते हैं ना, मेरे लक में नहीं है तो मैं कैसे इसको हासिल कर सकता हूँ। तो लक में नहीं भी होगा, लेकिन आप इतना हार्ड वर्क कर लो, इतना हार्ड वर्क कर लो कि भगवान भी परेशान होकर बोल ही दें कि चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ। किस्मत भी कह दे कि लो, जो तुम्हारे हाथ की लकीर नहीं कहती थी मैं ये दे रहा हूँ तुम्हें। तो इतनी मेहनत करो कि थक हार करके भी वो आपके दरवाजे पर सफलता आ ही जाए। बस आपको बस एक ही चीज़ करनी, मेहनत करनी। मेहनत से कभी कतरिए नहीं, कभी दूर मत हटिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था हिस्ट्री के सीरीज में, तो यहाँ 11 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BN रॉय एंड माधवराव टी कृष्णामाचारी। तो इसमें जो आंसर होगा गाइज, आंसर जो बी है वो नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि BN राय जो हैं भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे BN राय? फिर से बोल रहे हैं, भारत के ये क्वेश्चन पूछता है, एक एक वर्ड का मतलब समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बहुत यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने 3-4 बोला ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके। अब यही कहते हैं ना कि इतना इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग को बस क्या करना है, बहुत ही ध्यान से एक एक शब्द को समझना है। तो BN राय जो हैं भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, बहुत बार पूछा जा चुका। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये क्या थे, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और राजेंद्र प्रसाद पूछे तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछे तो BN राय, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, और HC मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक बता दिया, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया। और अब हम देखते हैं कि ये जो हैं आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव टी कृष्णामाचारी, ये संविधान की प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। क्लियर हो गया होगा। और कौन थे? अंबेडकर जी थे। टोटल 7 लोग थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। एक अंबेडकर जी जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। क्लियर। एन गोपाला स्वामी 2 हो गए, अल्लादी कृष्णा स्वामी 3 हो गए, डॉक्टर KM मुंशी ये 4, ये हो गए 4, और ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव ये और कृष्णामाचारी, यानी टोटल 7 मेंबर थे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बताना है, 1 मिनट थोड़ा स्मॉल कर लें इसको। यस, कूट मिलाना है और देखना है यहाँ पे कौन सा इसको सुमेलित करना है। तो ये आपके आते हैं नागरिकता के, उसमें भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता दिया गया, संविधान के भाग 2 में नागरिकता, और नागरिकता जो है 5 से 11 बताया गया है। अब हमको देखना है 5वां क्या कहता है, 6वां क्या कहता है, 7वां क्या कहता है, ये पूरा मिलाना हम लोगों को। तो आर्टिकल जो 5 है, आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब अगर संविधान स्टार्ट हुआ तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, नागरिकता देनी चाहिए। तो 5वें आर्टिकल में क्या है, नागरिकता दिया गया है। 6 तो दिया नहीं है, 6 नहीं दिया, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। आर्टिकल 6 में क्या कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत को प्रवसन किए हैं, पाकिस्तान से भारत को प्रवसन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार ये आर्टिकल 6 में दिया गया। अब एक तो पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो 7 में क्या हो जाएगा, 1 मिनट, पाकिस्तान को प्रवसन, 7 हो जाएगा पाकिस्तान को प्रवसन करने वाले। एक 6ठा था पाकिस्तान से भारत आए हैं,
और एक है पाकिस्तान को गए हैं, यानी पाकिस्तान को प्रवसन करने वाले। तो ये 7 हो जाएगा आर्टिकल, कि पाकिस्तान को प्रवसन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब 8 क्या कहता है? 8 जो कहता है आपका कि भारत से बाहर रहने वाले, 8वां क्या कहता है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारी, ये आर्टिकल 8 कहता है आपका। और आर्टिकल 9 क्या कहता है? 9 यहाँ नहीं है। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन हर साल आपके पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है किस भाग में है, ये पूछा जा सकता है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपको 5 से 11 आपका भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। तो 5 हो गया आपका। फिर से बता दे दूँ, आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 क्या कहता है? छठा जो आर्टिकल था वो था पाकिस्तान से भारत को प्रवसन करने वाले, और 7वां जो था वो पाकिस्तान को प्रवसन करने वाले, और 8वां क्या है? भारत से बाहर रहने वाले, और 11 जो है ये संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो ये आपका अब कूट मिलाने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, फिर भी अगर आपको जानना है कि क्या होगा इसका आंसर तो हो जाएगा 12 का बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये भी आपका ये भी नागरिकता से संबंधित। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में क्या असत्य है, बताना ही यहाँ पर क्या गलत है। तो इसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, बिल्कुल संशोधन किया गया है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। ये भी आर्टिकल, ये भी मतलब स्टेटमेंट सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासियों के लिए देशीकरण की अवधि 11 वर्ष से घटा करके क्या कर दी गई है? 5 वर्ष कर दी गई है। ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है गाइस उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य है। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है? सही है, मतलब असत्य है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसमें क्या किया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कब? 31 दिसंबर, ये भी ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 के पूर्व आए हुए कौन कौन? ये ध्यान रखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो श्रेणी है वो 11 वर्ष से घटा करके, पहले 11 वर्ष थी, अब 5 वर्ष कर दी गई है। तो इस हिसाब से तीनों स्टेटमेंट राइट है। निम्न में से कौन सा संविधानवाद का अर्थ नहीं है? सीमित सरकार, विधि का शासन, शक्तियों का केंद्रीकरण, बहुमत, हितों की स्वीकृति। तो यहाँ पर जो है संविधानवाद का अर्थ नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। यहाँ पर संविधानवाद का तात्पर्य क्या होता है? राजनीतिक शक्तियों का नियमों के अधीन प्रयोग, मतलब कि इसमें क्या होता है? शक्ति के निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध सीमित सरकार, विधि के शासन, शक्ति पृथक्करण, अधिनायकवादी नेतृत्व की अनुपस्थिति, समाज में बहुमत, हितों की स्वीकृति आदि इसमें संविधानवाद में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखो, इसमें कौन सा नहीं है? तो शक्तियों का केंद्रीकरण ये आपका नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण। हमारे यहाँ जो है कठोर लचीला का क्या है? सम्मिश्रण है, सम्मिश्रण। कठोर संविधान और लचीला दोनों है हमारे यहाँ, लचीला। क्लियर? तो ये कठोर एग्जैक्ट अगर कह दिया जाए तो ये हमारी विशेषता नहीं है। बाकी राज्य स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था है, राज्य की सत्ता के विरुद्ध मूल अधिकारों की व्यवस्था है, असममित संघवाद है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर ये पूछे कि ये हमारा जो प्रस्तावना है वो किससे लिया गया है? प्रस्तावना अगर ये पूछ ले कि संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। लेकिन अगर ये पूछ ले प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो गाइज ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और चलते हैं हम लोग, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है ये भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, दूसरा व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधित जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, ये क्वेश्चन अभी बीएड के एग्जाम में पूछा था, यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा था। तो ये ध्यान रखना, कहीं भी छोटे छोटे एग्जाम में सारे, जहाँ ये छोटे क्या ये बड़े एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर यहाँ से नहीं पूछेगा तो आखिर पूछेगा कहाँ से? यही सारे चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है कि यहाँ पे कौन सा गलत है। चलिए देख लेते हैं। भारत के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अभी कल के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये स्टेटमेंट डिस्कस किया है कि राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तिरंगा अपना जो था। तो भारत के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से अगर मैंने कल ये डिस्कस किया तो ये तो एकदम सही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया। क्लियर, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे बताना कौन सा असत्य है। 9 सितंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान सभा की बैठक 2 साल 11 माह 18 दिन तक चली। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत ये क्यों है? गलत है तो आखिर क्यों है? तो गलत इसलिए है क्योंकि 9 सितंबर नहीं था, बल्कि क्या था? 9 दिसंबर था। 9 दिसंबर 1946 को ये प्रथम बैठक भारतीय संविधान की संपन्न हुई थी। क्लियर। बाकी ये भी सही है कि भारत द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रसिद्ध वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी बताया गया है? बेरुबारी में, केशवानंद भारती में, एलआईसी में, या कोई नहीं? तो यहाँ पर जो प्रस्तावना है उसको संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी जो बताया गया है वो बेरुबारी यूनियन मामला में बताया गया है। किस में बताया गया है? बेरुबारी यूनियन मामला। बेरुबारी जो यूनियन मामला है ये आया था 1960 में। बेरुबारी यूनियन मामला 1960 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की क्या है? कुंजी है। तो किस में कहा गया? बेरुबारी में कहा गया। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको ये स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से। प्लीज़ गाइज इसको लाइक कर दिया करिए, तुरंत लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए क्योंकि आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन रूपों को शामिल किया गया? प्रस्तावना में अब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक, तो किसको शामिल किया गया? तो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात हमारी प्रस्तावना करती है। संविधान की प्रस्तावना में पूछता है ये कि कितने न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रकार की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई। तो कितने न्याय की बात की गई? 3 न्याय की। यही 3 न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है? तो कौन सी 1935 से ली गई है? चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। न्यायपालिका, विधायी प्रक्रिया, महाभियोग, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो इसमें से जो गाइस होगा इसमें होगा न्यायपालिका। 1935 में जो ली गई है न्यायपालिका ली गई। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ से है। तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या ली गई है? न्यायपालिका ली गई है। और विधायी प्रक्रिया जो है, विधायी प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और अगर बात करें राष्ट्रपति का ये जो आपका क्या कहते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आपका जो लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग ये यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लिया गया है। अगर बात करें आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, तो ये जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। वाइमर संविधान से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। न्यायपालिका 1935 हमारा संविधान जो है 1935 वहाँ से लिया गया। विधायी प्रक्रिया आपका कहाँ से लिया गया है? विधायी प्रक्रिया आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें कूट मिलाना है। चलिए देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो चलिए विचार हम लोग मिल करके कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन, काम व शिक्षा पाने के अधिकार के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है और या रॉन्ग है? तो गाइस जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें यह है ऑप्शन ए आपका जो है ये राइट है, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते हैं। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये क्या करता है, एक इसमें क्या बताना था, सही है, ठीक है। ये क्या करता है, एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की, ये पूछता है कि लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की कल्पना कौन करता है? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की क्या करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, कल्याणकारी राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना। सीधे सीधे ये लाइन उठा के दे देगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना किसके अंतर्गत आती है, तो आपको लगाना पड़ेगा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या क्या है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक न्याय के द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, सुविधाओं, अवसरों, प्रतिष्ठा की क्या कहते हैं उसको, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की जो असमानता है उसको समाप्त करना, ये आर्टिकल 38 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 38 के अंतर्गत आता है। और ये सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का अधिकार हो, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण की रोकथाम हो, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की अवस्था का दुरुपयोग का संरक्षण हो, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएं, ये आर्टिकल 39 कहता है। ये सब आपके नीति निर्देशक तत्व में आ रहा है, मैं आपका रिवीजन करवा दे रही हूँ। समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाए, ये 39 का ए कहता है। 39 का ए कहता है कि समान न्याय दिया जाए, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। और 41 आर्टिकल क्या कहता है, काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। क्लियर। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को उपलब्ध कराना। आर्टिकल 43 क्या कहता है, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, स्वस्थ जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित कराना। क्लियर। 43 का क्लॉज ए क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। 47 क्या कहता है, 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये कहता है। और इसमें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सब कुछ तो है, लेकिन गाइस नीति निर्देशक के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख नहीं है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख नहीं है। बाकी ये भी स्टेटमेंट सही था, अगर ये इस लास्ट वाली लाइन नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व में प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 भाग में क्या कह रहा है, इसमें भी कूट मिलाना है। संविधान के भाग 3, जो भाग 3 है आपका, भाग 3 ये फंडामेंटल राइट से है, मतलब मूल अधिकार से है। तो भाग 3 आर्टिकल 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण का विचार अमेरिकी संविधान का है। चलिए ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताना था कौन सा सही है। विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधियों के समान संरक्षण एक नकारात्मक अवधारणा है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण दोनों का उद्देश्य स्थिति, अवसर और न्याय की समानता को स्थापित करना है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट सही है वो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्यों सही नहीं है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि विधि के समक्ष समानता, यही थोड़ा सा उलट दिया है। क्योंकि जो विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समता,
विधि के समक्ष समता, अगर ये दिया रहे कि विधि के समक्ष समता, क्या मैंने कहा विधि के समक्ष समता कहे तो ये नकारात्मक अवधारणा है। लेकिन अगर ये बोले विधि के समान संरक्षण, समान संरक्षण, तो ये आपका क्या है, सकारात्मक है, सकारात्मक। विधि के समान समता तो ये बोले नकारात्मक, और विधि के समान संरक्षण बोले तो ये है सकारात्मक अवधारणा। बस यही रॉन्ग था, बाकी आपके दोनों स्टेटमेंट कंप्लीटली राइट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रिट के तहत न्यायालय एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश जारी करता है जिसमें वह असफल रहा है या करने से मना कर दिया है? ये किस में कहता है? तो ये आपका है परमादेश, मैंडमस, मैंडमस, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है, इसका अर्थ हुआ, परमादेश का अर्थ हुआ हम आदेश देते हैं। क्या करते हैं? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। मैंडमस या परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह क्या है? यह एक अदालत के द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है। एक अदालत के द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को क्या किया जाता है? जारी किया गया एक आदेश है जो उससे अपने अधिकारों के आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहता है, जिसमें वो क्या हो जाता है? असफल हो जाता है या करने से मना कर देता है। ये जो है किसी भी यह किसी भी सार्वजनिक निकाय, एक निगम, एक अवर न्यायालय, एक अधिकरण या सरकार के लिए उसी उद्देश्य से जारी किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक मतलब एक किस रिट के तहत न्यायालय एक सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश जारी करता है जिसमें वह असफल हो गया या मना कर दिया गया। तो ये हो जाएगा मैंडमस, परमादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां नंबर का क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में, वही मूल अधिकार से रिलेटेड है ये भी आपका। तो इसमें क्या है? संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि भाग 3 में दिए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे राज्य के अधिकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। वे मानव अधिकारों का हिस्सा हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए हैं। उन्हें देश की मौलिक विधि द्वारा गारंटी दी जाती है। अब ये आपका पॉजिटिव कुछ लग रहा है स्टेटमेंट, इसीलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। वे सभी मनुष्यों को प्रकृति द्वारा इन अधिकारों की गारंटी दी जाती है, तो ये गलत है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान ने उन्हें अलग से क्या किया गया? सूचीबद्ध किया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन्हें देश की मौलिक विधि द्वारा क्या की जाती है? गारंटी दी जाती है। तो इस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट क्या है? राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागरिक अधिकार, इसमें क्या मिलाना है? ये भी कूट वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के संदर्भ में अस्पृश्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कार्य दंडनीय अपराध माने जाते हैं? किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना, ठीक है, पारंपरिक और धार्मिक आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का प्रचार, कोरोना संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखने के लिए कहना। अब यहाँ पे कौन कौन सा है? 1 2 3 2 3 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन सा सही है आपका? तो यहाँ पे जो है 1 2 3 सही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था? यहाँ पे जो है कोरोना में संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखने के लिए कहना, ये अस्पृश्यता के आधार पर दंडनीय अपराध माने गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये आपका कोई दंडनीय अपराध नहीं बल्कि ये क्या है? एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला है, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपके नीति निर्देशक DPSP से संबंधित है कि क्या कह रहे हैं कि संविधान के भाग 4, अब भाग 4 आपको ध्यान रखना है। जैसे कि भाग 2 मैंने बताया नागरिकता है, भाग 3 मैंने बताया फंडामेंटल राइट है मतलब मूल अधिकार है, और भाग 4 मैंने बताया DPSP है यानी नीति निर्देशक तत्व है। तो साथ साथ आपका भाग भी तैयार हो रहा है इस सीरीज के माध्यम से। तो भाग 4 जो है इसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो चलिए करते हैं। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, ठीक है। ये विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं, ओके। ये मौलिक अधिकार को पूर्णता प्रदान करते हैं, अच्छा। ये सरकार के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण मानदंड हैं। तो यहाँ पर जो है आपके 4 के चारों स्टेटमेंट एकदम सही है।
कि ये न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, विदेशी नीतियों में स्थिरता निरंतरता प्रदान करते हैं, मौलिक अधिकारों को पूर्णता प्रदान करते हैं, सरकार के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण ये मानदंड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए ठीक है, कौन सा सही है ये भी देख लेते हैं, क्या बताना है कौन सा सही है। भारतीय समाजवाद एक साम्यवादी समाजवाद है। ओके, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवादी का मिश्रण है। तो ये तो एकदम सही कह रहा है कि जो भारतीय समाजवाद है, भारत का जो समाजवाद है, भारतीय समाजवाद वो किसका मिश्रण है? ये कार्ल मार्क्सवाद और क्या कहते हैं इसको, गांधीवाद का मिश्रण है। लेकिन सबसे ज़्यादा झुकाव जो है हमारा इसका वो किसकी तरफ है? गांधीवादी की तरफ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय समाजवाद एक साम्यवादी समाजवाद है, ये आपका गलत है। भारतीय समाजवाद जो है ये अगर ये साम्यवादी नहीं बल्कि एक क्या है, लोकतांत्रिक। भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर भी कूट ही मिलाना है और क्या बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। यथोचित विधि प्रक्रिया न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानून का न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित आधार पर परीक्षण करने के लिए अधिकृत करती है। ओके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानून का न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित आधार पर परीक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। तो यहाँ पर जो पूछा है कौन सा सही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के भाग 3 है आपका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ये किसी नागरिक का निम्न में से कौन सा कार्य संरक्षित नहीं है? भाग 3 के तहत किसी नागरिक का कौन सा कार्य संरक्षित नहीं है? अब कार्य तो पढ़ना पड़ेगा तभी पता मिलेगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। एक व्यक्ति बाजार में एक नई दुकान खोलता है, ठीक है। लोगों के एक समूह ने एक कंपनी की नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। दिल्ली में एक परिवार जयपुर से आकर बसा है। एक कंपनी ने एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बोल रहा कौन सा कार्य संरक्षित नहीं है। अब यहाँ पे भाग 3 के तहत तो उसको है व्यवसाय की स्वतंत्रता, कहीं भी जाकर बसने की स्वतंत्रता, ये सब तो है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य संरक्षित नहीं है? तो यहाँ पे क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा लोगों के एक समूह ने कंपनी की नीति के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल का अधिकार, ध्यान रखिएगा, हड़ताल का जो राइट है, हड़ताल का अधिकार ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी तीनों अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत संरक्षित। कहीं दुकान खोल सकता है मतलब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, कहीं जाकर बसने की भी स्वतंत्रता है, और एक कंपनी ने उत्पाद लॉन्च किया ये भी उसको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसमें भी आपको कोड मिलाना है और क्या बताना है यहाँ पे कौन से सही है ये बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं। शंकरी प्रसाद वाद में सर्वोच्च न्यायालय, कौन से प्रसाद? शंकरी प्रसाद वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि आर्टिकल 368, कौन सा आर्टिकल? 368 के तहत संविधान में, ये आपका 368 जो है संविधान संशोधन है, इसमें संविधान में संशोधन जो है आर्टिकल 368 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। संविधान संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति शामिल है। राइट है, एकदम राइट है। दूसरा क्या कह रहा है? गोलकनाथ मामले में कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, ये भी आपका सही है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीय मुकदमे में प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जितने भी तीनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं। यहाँ पे क्या बताना है? कौन? मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स आपको ध्यान रखना है किस में आया था? मिनर्वा मिल्स जो आया था वो 1980 में आया था, तो ये ध्यान रखना है। मिनर्वा मिल्स 1980 में से बुनियादी संरचना के घटकों की सूची में शामिल नहीं था। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा शामिल नहीं था। पहला, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति। चलिए ठीक है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच सामंजस्य और संतुलन। डी है कल्याणकारी राज्य। तो यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं था? तो यहाँ पे गाइड जो शामिल नहीं है वो है डी ऑप्शन। बाकी आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और नीति सिद्धांत के बीच सामंजस्य और संतुलन, ये आपका सही है। और ये जो है आपका कल्याणकारी राज्य जो है ये जो है आपका भीम सिंह जी वाद, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ भीम सिंह जी वाद
कब आया था? 1981 में। तो इस वाद में कल्याणकारी राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय को बुनियादी ढांचे की सूची में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बताना? कूट मिलाना है? हाँ बिल्कुल, चलिए पढ़ लेते हैं। पहले क्या बताना है? यहाँ पे सही बताना है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। कह रहा है आर्टिकल 31A, किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए, उसके आधार पर अवैधता के खिलाफ जनहित में कानून बनाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। 31 का भी 9वीं अनुसूची में प्रविष्टियों को सुरक्षा प्रदान करता है। सिर्फ 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर अमान्यता से बचाता है। 31 का ए अनुच्छेद 31B की तुलना में कम व्यापक है। 31A और 31B दोनों न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो चलिए इसको डीपली हम लोग समझ लेते हैं। अनुच्छेद 31A जो है, इसमें जो आपका होगा, मैं पहले बता दे रही हूँ इसमें सही क्या है, एक मिनट। इसमें जो आपका सही है वो है आपका 3 और 4 स्टेटमेंट, ये और ये सही है, बाकी आपके वो दोनों रॉन्ग थे, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। अब चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 31A जो है, आर्टिकल 31A ये क्या करता है? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चुनौतियों और अमान्यता से, यहाँ पे ये दिया था 31B, यहाँ दे दिया है, बल्कि क्या होना चाहिए था? 31A आर्टिकल जो है ये क्या करता है? ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अमान्यता से 5 श्रेणियों के कानूनों को संरक्षण देता है। और 31B जो है, 31B ये क्या करता है? 9वीं अनुसूची में शामिल, 31B 9वीं अनुसूची में शामिल जो कृत्य हैं और विनियम हैं, उसको किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर, यहाँ पे दे दिया कि 14 और 19, बल्कि 31B में जो है किसी भी मौलिक अधिकार, कोई भी मौलिक अधिकार है, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसको अमान्य होने से बचाता है। लेकिन 31A में खाली बस 14 और 19 को बताता है, 14 और 19 को बताता है, ध्यान रखना ये। तो आपको क्लियर होगा कि 31A में है तो 14 और 19 को अमान्यता से बचाता है, और 31B में कोई भी मौलिक अधिकार हो वो उसको वो इस अमान्यता से बचाता है। बाकी ये चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि 31A और 31B की तुलना में जो है व्यापक है। आर्टिकल 31A 31B की तुलना में कम व्यापक है। तो ये तो एकदम सही है, क्योंकि 31A केवल 14-19 को करता है, 31B सभी को करता है, इसलिए कम व्यापक है। अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B दोनों न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी कूट मिलाना है, तो क्या बताना है इसमें कौन सा सही है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है? जो आपका DPSP है, भाग 4 जो है आपका, भाग 4 में जो DPSP आता है, इसमें आता है गांधीवादी सिद्धांत आता है, गांधीवादी सिद्धांत आता है, समाजवादी सिद्धांत आता है, समाजवादी, और एक आता है उदार बौद्धिक, उदार बौद्धिक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कौन से गांधीवादी सिद्धांत में आते हैं DPSP में, कौन से उदार बौद्धिक में आते हैं, कौन से समाजवादी में आते हैं। तो ये पढ़ने से पता चल जाता है कि कौन गांधीवादी में आएंगे, कौन से समाजवादी में आएंगे, कौन से उदार बौद्धिक में। तो चलिए हम लोग को यहाँ क्वेश्चन बताना है कौन से गांधीवादी में आते हैं। ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करना गांधीवादी सिद्धांत में आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी गांधीवादी में आता है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, और क्या बोल रहा है? अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, गोवध पर रोक लगाना, तो गोवध पर भी रोक लगाना, ये भी आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कूट मिलाना है, कौन सा कूट यहाँ पे सही है? तो आपका जो है, आपका यहाँ पर जो सही है 1 2 4 5 सही है, 1 2 4 5 सही है। अब तीसरा सही क्यों नहीं है? चलिए देख लेते हैं। ये उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की, यहाँ दिया है श्रमिकों की भागीदारी को। उद्योग का प्रबंधन तो इन्होंने करवा दिया, लेकिन वहाँ पे श्रमिकों की जो भागीदारी कराना है, ये आपका क्या है? गांधीवादी सिद्धांत नहीं बल्कि समाजवादी सिद्धांत है। क्या है? समाजवादी सिद्धांत है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एंड फर्स्ट, सेकेंड और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी उन्होंने काम किया था, इसीलिए ये भी सही है, पांचवा भी सही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पे बताना है कौन से सही हैं। तो यहाँ पे क्या बताना है? भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं, न्यायपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर प्रतिबंधन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं,
क्योंकि राज्य के नीति निषेध तत्वों को न्यायालयों द्वारा कानूनी संरक्षण प्रदान ही नहीं है। राज्य के नीति निषेध तत्व को न्यायालय द्वारा कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसलिए ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ में से कोई नहीं सही है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? चलिए देख लेते हैं। ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। ओके, और क्या कह रहा है? ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अन्याय पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये आपका सी यहाँ पे स्टेटमेंट, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है कि ये राज्य और निजी व्यक्ति, जैसे आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17, तो राज्य और निजी व्यक्ति जैसे अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का निषेध है, दोनों के प्रति उपलब्ध है। और ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अन्याय पर प्रतिबंध लगाता है। तो फंडामेंटल राइट के अनुसार ये दोनों सही है। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यहाँ भी कोड मिलाना है। यहाँ पे कौन सी विशेषता भारतीय संविधान के सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट के सिद्धांत को लागू करने वाली है? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल, मतलब यहाँ पे कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो वो है आपका ओनली टू स्टेटमेंट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के सीमित सरकार के सिद्धांत को लागू करने वाली है। प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना प्रियम्बल की बात करें और डीपीएसपी की बात करें, नीति निदेशक तत्व की बात करें, तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं। जब ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे तो कैसे लागू होगा? तो लागू नहीं होते, इसलिए सरकार के कार्य को सीमित नहीं कर सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार सरकार पर सीमाएं आरोपित करती है क्योंकि वे न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये केवल बी सही हो जाएगा, केवल मौलिक अधिकार से ही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से? फटाफट लाइक कर दीजिए सेशन को, जिसने भी अभी तक मतलब क्या कहते हैं लाइक नहीं किया है। और प्लीज़ जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप लोग एक लाइक करेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, और जितने लाइक होंगे वीडियो उतने लोगों तक रीच होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें, प्लीज़ मत भूला, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं, 50-60 लोग भी देख रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 50-60 तो लाइक बनने ही चाहिए। आप ही लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। हम खाली मेहनत कर सकते हैं, बाकी आप लोग थोड़ा मेरे लिए सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए जरूर। चलते हैं 37। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी मौलिक अधिकार नकारात्मक स्वभाव वाले हैं। क्या ऐसा सही है कि सभी ऐसा है? ये वाद योग है, ये स्वभाव में स्थायी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कि मौलिक अधिकार वाद योग, सभी मौलिक अधिकार नकारात्मक स्वभाव वाले हैं। ऐसा जहाँ पे सभी ऐसे आ जाए वर्ड, तो लगभग वो भी क्वेश्चंस क्या होते हैं? रॉन्ग होते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकारों में कुछ स्वभाव में नकारात्मक हैं, कुछ जो हैं वो नकारात्मक हैं, सब नहीं है। अर्थात राज्य के अधिकार पर सीमाएं लागू करते हैं, जबकि अन्य प्रकृति में सकारात्मक हैं। और ये वाद योग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय में शरण ली जा सकती है। और ये स्वभाव में स्थायी हैं, ये स्थायी नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 359 जो है, संविधान का आर्टिकल 359 359 के अनुसार आपात स्थिति में भाग 3 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसके प्रवर्तन को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, केवल 20 और 21 को छोड़ करके। तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल है? भारत की संसद, राज्य सरकार के कार्यकारी विधायी अंग, नगर पालिका, पंचायत, जीवन बीमा निगम, राज्य के साधन के रूप में कार्य करने वाली निजी एजेंसियां। देख लेते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे। सही उत्तर बताना। तो यहाँ पे पांचों के पांचों शामिल हैं, सारे यहाँ पे शामिल हैं। तो इस तरह जो है अन्य सभी प्राधिकरण जैसे वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण, LIC, ONGC, ये भी इसमें शामिल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार एक निजी संस्था या राज्य के एक उपकरण के रूप में कार्य करने वाली एक एजेंसी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखना आपको। 39 क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, काट दीजिए। अभी जस्ट इसके एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने बताया था कि आपातकाल के दौरान इसको निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इन्हें केवल न्यायालय द्वारा ही लागू किया जा सकता है, ठीक है, इसे केवल न्यायालय द्वारा, इनसे संबंधित कोई भी कानून केवल संसद द्वारा ही अधिनियमित की जा सकती है। तो यहाँ पे कौन सा है? केवल, यही सही है। बाकी आपका केवल भी कहीं भी ऐसा वर्ड आ जाए तो लगभग ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। सभी, केवल, इस तरह के जो हैं लगभग गलत हो जाते हैं। तो लगभग मैंने कहा हमेशा नहीं गलत होते हैं,
कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो ये हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ टाइम गलत हो जाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो संविधान का जो भाग 3 है, इसमें जो मौलिक अधिकार है उसको राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित किया जा सकता है, केवल 2 को छोड़ करके, मैंने बताया था 20 और 21 को छोड़ करके, और उनमें से अधिकांश सीधे लागू करने वाले होते हैं, जबकि इनमें से कुछ को कानून बनाकर लागू किया जा सकता है। यहाँ पे बोला केवल न्यायालय द्वारा, कि इसमें सीधे लागू किए जा सकते हैं और इनमें से कुछ कानून के द्वारा किए जा सकते हैं, इसीलिए ये गलत है, ये गलत है, ये आपका सही है। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे हमको बताना है विदेशी नागरिकों के लिए, ये हमको बताना है इसमें कौन से हैं जो विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अच्छा, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो यहाँ पे कौन सा सही है, 1, 3, 4, 5, दूसरा सही नहीं है। 1, 3, 4, 5 बाकी सब सही है, दूसरा सही नहीं है। मौलिक अधिकार मतलब ये कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्रदान है, जैसे कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता ये भी प्रदान है दोनों को। 20वां है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी इनको प्रदान है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये भी इनको प्रदान है। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ये भी प्रदान की गई है आर्टिकल 21A के द्वारा। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये भी प्रदान है सभी को, मतलब विदेशी को भी और इनको भी। और मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये भी दिया गया है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोके भी, यानी नस्ल और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के अलावा भेदभाव का प्रतिषेध, ये केवल भारतीय नागरिकों का है, भारतीय नागरिकों का, तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो ये चौथा गलत है, बाकी यही इतने लोग शामिल होते हैं। तो 1, 2, 3 आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले निर्वाचन आयोग करता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि ये करता है। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, इन दोनों के चुनाव से संबंधित जो विवादों के जांच व फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, तो ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार द्वारा जमानत राशि कहाँ जमा की जाती है? कहाँ जमा की जाती है? चुनाव आयोग के पास, आरबीआई के पास, संसद के निचले सदन में, प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो ये कहाँ की जाती है? ये की जाती है आरबीआई के पास। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार द्वारा जमानत राशि जो जमा की जाती है आरबीआई के पास जमा की जाती है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का कितना 1/6 भाग, यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि को क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्न कथनों पर में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 साल तक होती है। ठीक है। एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हो जाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ है कि कई बार निर्वाचित होता है, लेकिन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति 2 ही बार निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन पर ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद के निचले सदन से शुरू की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, राष्ट्रपति के लिए अगर महाभियोग लगाना है तो संसद का कौन सा सदन? कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी सदन क्या की जाती है, यहाँ पर स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जो भी सदन स्टार्ट कर रहा है उसका 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर क्या होता है, इनके आरोपों की जांच होती है। राष्ट्रपति को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकार दिया जाता है। अगर दूसरा सदन भी इन आरोपों को सही जान पाता है कि सही है ये आरोप और महाभियोग प्रस्ताव को वो भी 2/3 से पारित कर देगा, फिर राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही उसके पद से हटना होता है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस था।
राष्ट्रपति अपनी कौन सी शक्ति के तहत प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है? तो कब? कार्यकारी शक्ति के अधीन, विधायी के, कि वित्तीय की न्याय के? तो ये विधायी शक्ति में आता है कि इसी शक्ति के तहत प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को ये जो है राष्ट्रपति जो है विधायी शक्ति के तहत ये करता है। विधायी शक्ति में और क्या आता है कि वो संसद की बैठक बुलाता है, संसद को स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो है, लेकिन अध्यक्षता जो संयुक्त अधिवेशन की होती है वो ये नहीं करता, बल्कि कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर बार लगभग पूछा ही जाता है। और क्या करता है या प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। और ये क्या करता है? ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। अभी रिसेंटली राष्ट्रपति ने 4 राज्यसभा में सदस्यों को किया है। एक विजेंद्र हेगड़े थे, एक पीटी उषा थे। तो ये सारे 4 लोगों को मैंने नाम बताया था, ये आप लोग करंट में पढ़े होंगे। आगे देखा जाए, वह चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की निर्भरता के अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है और संसद के सत्रावसान की अवधि में ये अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये सब इसके विधायी शक्ति के अंतर्गत आती हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है, ये आपका सही है। दूसरा क्या बोला यहाँ पे, कौन सा सही है ये बताना है उपराष्ट्रपति के। तो पहला तो सही मैंने बता दिया। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होते हैं, ये बोल रहा है। अच्छा ठीक है। राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर वह कितने ही समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्यवाहक के रूप में कार्य तो करता है, बट केवल कितने के लिए? 6 माह के लिए केवल कार्य करता है। कितने ही समय के लिए नहीं, मात्र 6 माह के लिए ये कार्य करता है। और इस अवधि में राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में तब वो काम नहीं करेगा। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह कौन करता है? उपसभापति द्वारा किया जाता है। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ भी कोट मिलाना है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, एकदम सही है। वह राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेता है। ठीक है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है। ओके। राष्ट्रपति द्वारा इस संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव कर उसे हटाया जा सकता है। तो कैग इसको कैग शॉर्ट में बोलते हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल बोलते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो कार्यकाल की सुरक्षा कराई गई है, इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल कैग का जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक होता है। इसे केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसे जो है ये जो कैग होता है, इसको राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर नहीं रहता है। इसकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस हिसाब से जो है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मतलब कौन सा असत्य है? तो सी, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत नहीं रहता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कैग को, फिर कैग का क्वेश्चन है, कैग राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। ठीक है, कैग केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। इस हिसाब से ये सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। कौन से सही है? एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन। तो ऐसे कौन से हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? वो हैं 1, 2, 3। मतलब राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला और आपके शंकर दयाल शर्मा, ये आपके एकदम सही हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर का क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि, असत्य बताना है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का सदस्य ही हो सकता है। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चय नहीं है, वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो ये भी सही है और ये भी आपका गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का सदस्य ये ऐसा जरूरी नहीं है, वो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखा जाए तो इंदिरा गांधी 1966 में, देवगौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 में,
और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। तो इस हिसाब से ये दोनों में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे 51 नंबर भी क्वेश्चन है, सोचना डिस्कस कर लेते हैं जब है तो। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देख लेते हैं कौन से कथन सत्य हैं। वह नीति आयोग एनडीसी, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को एनडीसी बोला जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, एकदम सही है। वह आपात के दौरान राजनीतिक स्तर का आपदा प्रबंधन का भी प्रमुख होता है, ये भी सही है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। कितने क्वेश्चन है? अच्छा हाँ, 60-50 क्वेश्चन डिस्कस करना था। चलिए सही चल रहे हैं हम लोग, कोई नहीं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे कौन सा सत्य है? मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? ये सी ऑप्शन गलत है। लोकसभा अध्यक्ष मंत्रियों को नहीं दिलाते हैं, बल्कि कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं सब शपथ। थर्ड 53 नंबर का क्वेश्चन, जब लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो किन मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो कौन जो केवल लोकसभा के सदस्य हैं, जो केवल राज्यसभा के हैं, या उपयुक्त दोनों को? तो दोनों को दिया जाता है। मंत्रिपरिषद में जो भी शामिल होंगे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उनको ये अविश्वास पारित होने पर इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। आर्टिकल 75 ये कहता है। आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, किस रूप से? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी तो सभी मंत्रियों को, जिसमें राज्यसभा के भी सदस्य शामिल हो, उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। कोई मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो कितने माह तक रह सकता है? 6 माह तक। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करता है। इसमें कौन सा सत्य है? तो ऐसा तो नहीं है महान्यायवादी की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करेगा, गलत है। उसे संविधान के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है। महान्यायवादी का कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित किया गया है, ओके। और वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे हैं। तो यही डी ऑप्शन सही है, बाकी गलत है, क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बल्कि कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, क्योंकि वही नियुक्ति करता है। तो ये ध्यान रखना है। संविधान में न्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति जो डिसाइड करेंगे वही पारिश्रमिक मिलता है। और संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। 56 क्या कहता है? महान्यायवादी, आर्टिकल 76 अभी जस्ट मैंने इसको बताया है आपको। और कैग का किस में है? इसमें क्या बताना, कौन सा सुमेलित नहीं है? कैग का 148 में है, महाधिवक्ता का 324 में नहीं है। 324 में तो निर्वाचन आयोग की बात की गई है। 324 में किसकी बात की गई है? निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो ये गलत है। तो अगर इसमें तब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 165 हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता का 165 में है, पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में है। तो सभी स्टेटमेंट सही हैं। बाकी राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन का बंटवारा किस आधार पर होता है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर होता है? एक मिनट, इसको और नीचे ले चलना पड़ेगा। या ये है क्वेश्चन, लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, लोकसभा सीटों के आधार पर, विधानसभा सीटों के आधार पर। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आधार जनसंख्या के, राज्यसभा के लिए राज्य की सीटों का बंटवारा जो होता है जनसंख्या के आधार पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा की अवधि आपातकाल खत्म होने के बाद से अधिकतम कितने दिनों की हो सकती है? तो कितने दिनों की हो सकती है? 6 माह के लिए हो सकती है। लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में, लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, क्लियर। लेकिन इसका अगर विस्तार करना हो तो किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह की अवधि से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया होगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की
लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और अगर यही उपाध्यक्ष की पूछ ले कौन करता है लोकसभा उपाध्यक्ष की, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। 60वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। कथन कारण है, तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधेय नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, खत्म हो जाए ये पेज। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया? अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। आर्टिकल्स 165 में है। 165 में महाधिवक्ता के नियुक्ति किसके द्वारा? 165 में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख किया गया है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्य का होता है, तो ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। क्लियर? और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है, योग्यता उसके पास राज्य किसकी होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी होती है। और 177 के अंतर्गत महाधिवक्ता के विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधान है। 161 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, केवल एक्सेट क्वेश्चन ही रखते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आएगा। बहुत ही जितने भी टेस्ट सीरीज आपके लिए करा रहे हैं सारा सॉल्व करिए, अच्छे से करिए। टाइम नहीं मिलता, नहीं तो डेली मैं 20-30 क्वेश्चन लेकर के आऊँ। समय की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए संडे को मैं 50 क्वेश्चंस ले आती हूँ आपके लिए, ताकि इसको आप अच्छे से कर सकें। और रिवीजन करते रहिए। आपके 100% संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन, अब यही सब क्वेश्चन आते हैं और कहीं नहीं, बस क्या होता है हमारे अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन भी क्या होते हैं, हम लोग एग्जाम टाइम में क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं हमसे, और वही हमें क्या करता है, असफलता का शिकार बनाता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन ईजी हैं वो तो गलत ना होने पाए, और वो कब गलत नहीं होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए और निरंतर करते रहिए। यही उम्मीद है आपसे कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।